जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग कई दिनों के बाद देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फाइनली जीके जीएस और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2024 में। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जीके जीएस पूछे गए थे वो सभी के सभी इस वीडियो में लिए हैं और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। सवाल हमारे पास पहला कि खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वारों से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब देख रहा हूँ कि गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो और ज्वार हो, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही बताए हैं। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है प्रचुर रूप से यानी प्रमुख रूप से। ऑप्शन यहाँ पे बात करें सी। आप लोग क्वेश्चन देखना, फटाफट से ऑप्शन बताना है, कमेंट करना, ठीक है। और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूध का पीएच मान, देखिए बार बार पूछा जाता है खून का पीएच मान 7.4, लेकिन यहाँ पे दूध का पूछा, याद रखेंगे दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है। क्या यहाँ पे कि तत्व मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। तो देखिए अगर हम बात करें तो Mg प्लस होता है और सल्फर माइनस होते हैं और ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, आयनिक बंधन बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, घर का रोशनदान छत की काफ़ी निकट दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों। सवाल को समझेंगे, घर का रोशनदान छत काफ़ी निकट दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों। क्या घरों का कचरा फेंकने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे घर का रोशनदान छत काफ़ी निकट दिया जाता है, इसका मूल कारण यह है कि गर्म हवा जो है ऊपर उठ करके निकल जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटेकर का साम्राज्य है, प्लांटोरेनियम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या ये सभी। क्या होंगे राइट आंसर। विटेकर का साम्राज्य है, विटेकर किससे होते हैं तो याद रखेंगे फंगी हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमिया, ये सभी के सभी हैं विटेकर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कूड़ों की एक जटिल प्रणाली है, क्या है। झिल्ली से बंधी, ध्यान समझेंगे, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है, क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, या मुक्त राइबोसोम का, या माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ऑप्शन डी। तो कुछ क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा जटिल, लेकिन बाकी क्वेश्चन ठीक रहते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सभी को पते होंगे ये केन्या में अवस्थित है, नैरोबी में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे सही जवाब। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, ठीक है, और आपको एवरीडे क्लास देखने को मिलेगा एग्जाम तक। फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है। देखिए फलों को पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ठीक है, ये होता है एथिलीन। एथिलीन जो होता है वो फलों को पकने के लिए क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बिड भी इसे बोला जाता है, ठीक है। सवाल है कि जीन के वैकल्पिक रूपों को कहा जाता है। जीन जो जिससे अनुवांशिक गुणों है ना, जीन यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जीन अनुवांशिक गुण होते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि जीनों के वैकल्पिक रूपों को कहा जाता है। एलील कहा जाता है, संलग्न जीन कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, या समरूप गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे एलील कहा जाता है। जीनों के वैकल्पिक रूपों को ही क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। एलील यानी एक जैसे ही, सेम टू सेम होंगे। तो किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकेंड है, यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है। आप देख रहे हो यहाँ चाल मीटर प्रति सेकेंड में है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड है, नहीं आपको चाल को सिर्फ क्या करना, चेंज करना। तो 0.06
मीटर प्रति सेकेंड यानी छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको पता होंगे कि बड़ा मात्रक में बड़ा से गुना यानी 18/5 से गुना कर दिया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर आप इसको गुना भाग करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 00 आएगा, आप गुना कर लीजिएगा 18 × 6 और 5 से भागा दे देंगे, उसके बाद 2 0 बैठाएंगे, तो आपके आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे सी करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं गुना करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 18 चलिए आगे बढ़ते हैं, आप गुना भाग कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस नहीं है इसलिए छोड़ दिए हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आप लोग मान पढ़े होंगे mgh, क्या होता है mgh गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे स्थिति एक होता है गतिज ऊर्जा जिसका होता है 12 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का, और mgh होते हैं स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। उत्प्लावन बल को किस रूप में जाना जाता है, उत्प्लावन बल आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। तो उत्प्लावन बल को किस रूप में जाना जाता है, तनाव, खिंचाव, दबाव या उत्क्षेप। ये होता है उत्प्लावन, यानी जो कोई वस्तु है पानी की आधा सतह पे डूबा हो रहता है, तो उसका भार जो होता है लगाए गए द्रव्यमान से कम हो जाते हैं, ठीक है, भार से कम हो जाती है, भार के बराबर समझ सकते हैं, तो उत्क्षेपण से संबंधित माना जाता है। अगला, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोपोइज क्या उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रा या इंफ्रासाउंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉल्फिन हो या चमगादड़ हो या पोपाइज हो, यह एक प्रकार का क्या है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा आवाज़ ध्वनि निकालते हैं जिसको ध्वनि प्रतिध्वनि सुन करके उसी के इशारे पे काम कर लेते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा ध्वनि निम्न ध्वनि सुनने की इनके अंदर प्राकृतिक क्षमता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है या अतिचारण है, गहन खेती है या वनोन्मूलन है, क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि को गीला रहने का मूल कारण क्या है, अधिक मात्रा में सिंचाई, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल है, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं। ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ है कि कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों में किसके उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं। किसको नियंत्रित करने के लिए, याद रखेंगे SPM को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है इसका प्रयोग। 16 नंबर सवाल, मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको बता चुके हैं कि 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ था 2024 में, और सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख ले कैसा सवाल आपको आते हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो अवस्थित है वो अवस्थित है असम में। कहाँ, असम में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का कारण जो बनता है, इस सवाल को आप रट्टा नहीं मार सकते, बस ऑप्शन समझ के ही मार्क्स देंगे। कोयला आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, ये कोयला पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होता है कि इसमें ही कई तरह की जहरीली गैसें भी निकलती है। सवाल अगला कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, चलिए बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं कितने इसको लोग बता पाते हैं। लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पर करता है, उसके तापमान पर करता है, लेकिन प्रवाहित होने वाली धारा पर नहीं करता है। बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए बिजली की घंटी जो है विद्युत धारा की किस पर कार्य करती है, तो यह करती है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है बिजली की घंटी, ऑप्शन डी सी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह रंग में सबसे अधिक विचलित हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, और ये कैसे पता चलता है, तो यह प्रिज्म से जब गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को तो 7 रंग में बढ़ जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, नहीं सबसे ज़्यादा जो रंग बढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करें हम तो 2000 कब हुआ था? 2014 में शुरुआत हुआ था, 2018 में समाप्त हुआ था। याद होगा सभी को सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 1939 चला था। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का मुख्य उत्पादक है? चावल सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादक करने वाला वो चीन है। चीन में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे चाइना में आजकल प्लास्टिक के भी चावल बनने हो गए हैं, शुरू हुए, इतना टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो गया है। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? सवाल है क्या कि किस रेशों को उगाने के लिए पाले, यानी जो पाले जो होते हैं ठंड के मौसम जो गिरते हैं ओले जिसको बोल सकते हैं, पाले से मुक्त दिनों में आवश्यक होती है? कपास, जूट, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। 23 का याद रखेंगे कपास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो देखिए हिंद स्वराज की अगर बात करें तो इसके लेखक जो थे महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जो खोला गया था वो जर्मनी में खोला गया था। कहाँ? जर्मनी में खोला गया था। ऐसे कागज की उत्पत्ति जो हुई है वो चीन, आप लोग पढ़ चुके होंगे, चीन से हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कहाँ है? तो ये है कावेरी, याद रखेंगे, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर अवस्थित है जलप्रपात। अगला सवाल है कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या होगा इसमें से बताना है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? 1:100, 1:1000, 1:10,000 है और फिर 1 लाख है। का 2.5 सैकड़ा है, ज़्यादा 1000 लाख है, तो क्या होगा? इसकी राइट आंसर की हम बात करें, आंसर की बात करें हम तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि 1 सेंटीमीटर और नीचे में आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर है तो अगर हम 1 है और सेंटीमीटर को पहले क्या करेंगे कि किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 मीटर, और 1000 मीटर को फिर से गुना करना पड़ेगा 100 से, तब सेंटीमीटर नीचे में ऊपर में भी सेंटीमीटर है। तो 1 और नीचे में इधर से है ना, इधर से 3 जीरो, इधर से 5 जीरो हो जाएंगे, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप समझें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर और नीचे में आ जाएगा 1 किलोमीटर। अब ऊपर सेंटीमीटर को 1 का 1 रख देंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर ऊपर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया 1 और 3 और 2 5 की जीरो हो जाएंगे, तो ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर। कुछ था नहीं, बस लॉजिक लगाना था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और भंडारण में समृद्ध है, यानी कौन सा और? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में खनिज और क्या मिलता है? कोयला मिलता है, सोना, सिलिकॉन, इनमें से किसका भंडारण समृद्ध है, सबसे ज़्यादा है? याद रखेंगे कोयला का। तो झारखंड ऐसे भी जाना है कि झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा मिलता है। कोयला साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी निकलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से झारखंड में। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? खनिजों यानी जो जमीन से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं, और ये जल्दी बनते नहीं, बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, तो इसको संरक्षित करना नहीं बचा कर रखना क्यों आवश्यक है? तो देखिए ये नवीकरणीय संसाधन है, ये तेजी से घट रहे हैं, ये देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यक होती है, इनका निर्माण बहुत तेजी से होता है, और 1 और 2 दोनों क्या होंगे राइट आंसर? 29 का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए कि ये बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, इसलिए इसको संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? रेड डेटा बुक आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके हो 11 क्लास में। तो रेड डेटा बुक का उद्देश्य मूल रूप से यह होता है क्या कि जो संकटग्रस्त या विलुप्त हो रहे हैं प्राणी उसको सुरक्षित करना। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि समान प्रजाति के विलुप्त होने का खतरे का अवगत करना। बिल्कुल अगर कोई चिड़िया या कोई जीव खत्म हो रहा है तो उसके बारे में जागरूक करना। अगला संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना। जो प्राणी जीव जंतु
घट रहा संख्या उसकी चिन्हित करना, उसका पता लगाना, जैसे गिद्ध हो रहे हैं, शेर हो रहे हैं, आज धीरे धीरे सब विलुप्त होने के कगार पे है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज देख रहे होंगे कि गौरैया चिड़िया है, ये भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है 5G नेटवर्क के माध्यम से। तो इसलिए जागरूक करना, ये तो आप रेड डाटा बुक आप लोग समझ गए कि संकटग्रस्त प्राणी जीव जंतु उसकी संरक्षित करना, बचाव करना, उसको देखरेख करना। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है? फोटो वॉल्विक है, फोटो डायोड है, फोटोहोलिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है इसका राइट आंसर, ये फोटो वॉल्विक है, ये सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त एक विधि है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 16 से बोल सकते हैं। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऐसा कौन सा केंद्र है जो समुद्र के निकट है? इस्पात केंद्र कौन सा होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर की हम बात कर ले, यह विशाखापट्टनम जो इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए बिहार की बात है तो बिहार में नगर निगम जो हुआ था वो पटना में। कहाँ? पटना। और ये राजधानी भी है आपका बिहार की। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? कहाँ था? याद रखेंगे ये मैक्सिको में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 35 नंबर कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? भारत का पहला राज्य जहाँ पे 50% आरक्षित सीट जो है महिलाओं के लिए कर दिया गया है। 35 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे बिहार। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? देखिए राज्य सरकार का जो अगर प्रमुख की बात करें तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगला, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा कि कौन सा है? याद रखेंगे है ना, युगोलाविया है ना, गुलोस्वा, कैसा ऐसा नाम भी लिख दिया जाता है ना। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की गई शक्तियों को क्या कहा जाता है? विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की गई शक्तियों को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे कहा जाता है उदार वदार विवरण। क्या? उदार वादार विवरण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? याद रखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था, राजस्थान से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें 39 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ होती है? तो है ना ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और ज़रा बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और जो याद नहीं हुए उस याद जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे और आप लोग बीच में हम क्लास लाते रहेंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।